चलिए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी से ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या जो अकाउंट ऑफिसर्स का हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या सिलेबस होगा, किस तरह से हमें उसके अटेंड करना चाहिए, किस तरह से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। डिटेल स्टडी प्लान है हमारा और डिटेल में टॉपिक वाइज हमारा जो सिलेबस होगा उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करना है या उसकी तैयारी करना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका क्या है? स्ट्रेटेजी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज तो होता है बट नॉलेज को हम सही जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उसके लिए होगा क्या कि एक सही प्लान बनाने की जरूरत है। किस प्लान के तहत या किस स्ट्रेटेजी के तहत, किस ट्रिक की तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वही हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमारी जो टीम है उसमें क्या है कि सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट हैं, उनको लंबा एक्सपीरियंस है, 10 साल 11 साल 12 साल का इस तरह का एक्सपीरियंस है और ज्यादातर लोग जो है सारे के सारे सिलेक्टेड लोग हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ही मजबूत तैयारी करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा और डिटेल या टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। देखिए होता क्या कि जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सभी सब्जेक्ट का इक्वल या एक अप्रोच होता है, एक सभी चीजों का एक वैल्यू होता है। तो है क्या कि हमको एक नंबर को इकट्ठा करना है और हर एक टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना है। किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कई बार जो लास्ट ईयर के पेपर्स को ऑब्जर्व करना है और बहुत सारा ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा जिसमें होगा क्या कि इस मटेरियल में एक ये बात तय है कि जो भी हमारे पास एक्सपर्ट है उनको इतना एक्सपीरियंस है जिससे होगा क्या, जो भी हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं या जो भी आपको डिटेल में समझाने वाले हैं या जो भी हम तरीका बताने वाले हैं उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा जरूर, ये हम लोग का दावा है। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, मैं आपके लिए जो सिलेबस डिटेल या टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश जो लैंग्वेज है। तो इस एग्जाम के तहत जो इंग्लिश का सिलेबस होता है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंस है। 20 क्वेश्चंस या 20 या सम मोर और लेस कम ज्यादा हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं। अब होता क्या है कि हमारे एग्जाम्स के लिए कोई एग्जाम आप कोई भी देते हो, देखा होगा आपने, एक नंबर हमारी वैल्यू रखता है और हमारी रैंक्स जो होती हैं वो 1-2 नंबर में खिसक जाती हैं। तो इससे आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी चीज अनइंपॉर्टेंट नहीं होती है, सभी की वैल्यू होती है। तो हम लोग को सभी चीजों को एक अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम में इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से टैकल करना है और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके, वैसे हमने स्टडी किया है पिछले कुछ पेपर्स को लेके या कई सालों से लेके ये स्टडी किया कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा गया ईपीएफओ सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो दिए गए हैं, आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि 20 है, कई बार ऐसा होता है कि कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि हमारे कमीशन में कभी किसी भी चीज की जरूरत है तो उसके हिसाब से उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो अलग बात है। देखिए अब होगा क्या कि 20 क्वेश्चंस में क्या क्या सही टॉपिक वाइज या डिटेल वाइज क्या आता है वो मैंने रिसर्च करके पिछले लास्ट के पेपर्स या कुछ खुद का एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से इस चीज को मैनेज किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या, देखिए ये सिनोनिम्स जैसे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सर सिनोनिम्स है या वोकैबुलरी है, ये चीज हमको कम समझ में आती है। कई बार लोग वोकैब में ये चाहते हैं कि सर वोकैब कैसे पढ़ना चाहिए। तो जो हमारा मैटर होगा, जो हम लोग आपको देंगे वो एकदम सॉलिड है, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है, जहां तक मेरा मानना है कि हम लोग ने जो मेहनत की है, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो अब होगा क्या कि इसके क्वेश्चन कितने, ऑब्जर्वेशन से ये पता चला 3 या 4 क्वेश्चन, वैसे 3 क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन होगा क्या, कई बार जो हमारा सिनोनिम होगा, देखिए सिनोनिम क्या होगा कि यहाँ पर सिनोनिम कोई लिखा है और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में उनका सही एक दूसरा एक मीनिंग, सिनोनिम का मतलब क्या है कि सही मीनिंग उसका क्या हो सकता है।
तो इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में जो सिनोनिम आते हैं वो सिनोनिम्स आपके डायरेक्ट वर्ड देके सीधे ऑप्शंस में नहीं पूछे जाते हैं। इन शब्दों को यूज करते हैं एक सेंटेंस में, और सेंटेंस में यूज करके वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लैक एंड हो सकता है, बोल्ड लिख देते हैं वो लोग, या अंडरलाइन कर देते हैं, या कई बार तो है उसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि वो सेंटेंस में यूज किया जाएगा। तो जब किसी भी शब्द को हम सेंटेंस में यूज करके पढ़ते हैं ना, तो उसका अर्थ जो है वो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। इट्स ए वेरी इजी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये बात है कि वो शब्द हमारे पास होंगे कैसे। देखिए, लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी हमारे दुनिया में डिक्शनरी में हजारों लाखों करोड़ों शब्द हैं, लेकिन इस एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न में वर्ड्स आते हैं उसका स्टडी किया गया है, और आपको जो भी वर्ड्स या जो भी मिलेगा मटेरियल उसमें सब कुछ इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन ही हो गए आपके हमारे सिनोनिम के। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा हमारा, वो भी कैसा होगा, ये है हमारा एंटोनिम का। तो एंटोनिम्स भी कितने, ज्यादातर ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं लगातार, और ये इसमें भी एंटोनिम्स भी हमारे सेंटेंसेस में यूज करने के हिसाब से देते हैं। अब देखिए, जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको इंग्लिश की रीडिंग वैरायटी आती है तो होगा क्या कि रीडिंग वैरायटी आते समय, सेंटेंस पढ़ते समय इतना तो पता चल जाता है इसका सही मीनिंग लगभग क्या हो सकता है, कई बार एग्जैक्ट मीनिंग हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। बट अगर हमें थोड़ा बहुत उसके राउंड अबाउट मैनर मिल जाता है तो भी हम उस चीज को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके भी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो सेंटेंसेस में यूज करने पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा एरर असाइनमेंट होगा, एरर असाइनमेंट का मतलब क्या है कि जो भी सेंटेंसेस में एरर दिए जाते हैं, देखिए कई बार तो ऑप्शन वाइज आ सकते हैं एरर ए, बी और सी, डी में, और उसके बाद में नो एरर का ऑप्शन आ जाता है। तो नो एरर के ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में किस तरह का एरर पूछा जाता है तो उसका अलग बात है, ये हो जाएगा। अगर आंसर नो एरर हुआ तो नो एरर भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि स्लैश दे दी जाते हैं हमारे कॉलम वाइज, जो एरर एनएस है, सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाते हैं, और लास्ट में आपका जो है ऑप्शन होता है वो नो एरर का हो जाता है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस तरह से दिए जाते हैं और एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस आएंगे, एरर फाइंड आउट करना। अब एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि जो हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, ग्रामर में जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब से लेके फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कि जो हमारा ग्रामर का रोल है, अर्थात ग्रामर में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं आपको बता दें। एरर असाइनमेंट सबसे ज्यादा जो अगर पूछा जाएगा तो वो होगा क्या, ये ऑब्जर्वेशन है कि हमारा जैसे टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन पे बेस्ड हो गया, कई बार तो प्रीपोजिशन का भी आता है, तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये हो सकता है। चलिए, जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस मिले हुए हैं लास्ट ईयर के या बहुत ही एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको तैयार किया जा रहा है, तो आपको जनरली उसमें क्वेश्चन मिल ही जाएगा, उस पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा आना नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज इसमें। उसके बाद में ये भी 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद में जो वोकैबुलरी है, इडियम्स, जैसे इडियम्स हो गया या फ्रेजेस हो गया, इसके कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो इडियम्स या फ्रेजेस हैं ये भी आपको सेंटेंस में यूज करके दिए जाते हैं। अब देखिए, जो हमारा इडियम्स का है प्रोसेस, वो सर्कमलोकेशन होता है, घुमा फिरा के मीनिंग पूछा जाता है। तो सर्कमलोकेशन का मतलब क्या होता है कि राउंड अबाउट मैनर में हम बात करते हैं, घुमा फिरा की बात करते हैं, जैसे ही इज अ डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, तो इस सर्कमलोकेशन में हम लोग को पता चलेगा कि इडियम्स का सही मतलब क्या है। अच्छा देखो, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसके आंसर, उसके मीनिंग में फर्क हम लोग दिखा लेते हैं, क्योंकि अपने हम सुटेबिलिटी के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसका मीनिंग सीधा सीधा निकाल लेते हैं। लेकिन सेंटेंस में जब यूज किया जाता है कोई भी इडियम या कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम, तो वो हमारे लिए या हमारे समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि हमारा जो इडियम या फ्रेजेस भी होगा वो भी किसमें, सेंटेंस में यूज करके ही दिया जाएगा। तो जब कोई चीज सेंटेंस में यूज करके दी जाती है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए, अच्छी सी रीडिंग, सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, कौन सा सेंटेंस है, इज एम आर, वाज वर, यही सब पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो हिंट मिल ही जाता है, ये हो जाएगा। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि ये कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं। अब टेक्निकल शब्द की बात करें कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लंबा सा स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट का एक छोटा सा शब्द क्या हो सकता है, एक पूरे स्टेटमेंट को हम छोटे से शब्द में खत्म कर सकते हैं, ये कहने का मतलब वो होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अब इसमें क्या है कि इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही स्टेटमेंट में दिए जाते हैं।
अब स्टेटमेंट किस तरीके से हो सकते हैं, वन वर्ड्स के टॉपिक तैयार किए जा रहे हैं, जैसे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट, या इस तरह के कुछ यूजर या इन्विजिलेटर, ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं। या कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं लॉजीज के अध्ययन वाले, जैसे हो सकते हैं आर्कियोलॉजी में है ना, किस चीज का अध्ययन करते हैं। इस तरह से जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो हम लोग सिलेक्टिव मैटर आपको देंगे, उसके 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के। देखिए होता क्या है कि कई बार हम अगर ग्रामर की तैयारी, देखिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, कई बार लैंग्वेज हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, ग्रामर हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, इस वजह से कई बार क्वेश्चन आपके छूट भी सकते हैं। लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो टोटल किस पे बेस्ड होगा, आपका ग्रामर पे बेस्ड होगा। इसमें वोकैबुलरी का चांस कम होता है क्योंकि वोकैबुलरी ऊपर वो पूछ रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे सही या सबसे सटीक जो है तरीका क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं, वो आपके सामने दिया गया। मैंने काफी रिसर्च के बाद ये चीज लिखी है। चलिए सबसे पहले क्या है, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब है, और क्वेश्चन टैग है, और उसके बाद में क्या, कंजंक्शन। जैसे कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स थे उनको खंगालने के बाद ये पता चला कि फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में लगभग कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस में क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं या पॉसिबिलिटी कह सकते हैं किस चीज की होती है, प्रीपोजिशन की होती है। और प्रीपोजिशन में वो भी कौन सा होगा, नॉर्मल प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, ये नहीं चलेगा। क्योंकि नहीं चलेगा कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा है, तो ज्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन या जिसको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कहते हैं उसको हम बोलते हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड के साथ में इन और विद का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कब इन का यूज करते हैं, कब विद का यूज करते हैं, एंग्री के साथ एट या विद का यूज करते हैं, या इस तरीके से जो भी है, डिस्गस्ट के साथ, डिस्पेंस के साथ विद यूज करते हैं, अफ्रेड के साथ ऑफ है, केयर के साथ ऑफ है। ये जो भी प्रीपोजिशन होते हैं वो फिक्स या अप्रोप्रिएट ही आते हैं इस बार एग्जाम में। ये विशेषता है, नॉर्मल क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद में क्या है, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। अब फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब भी एक प्रीपोजिशन का ही पार्ट है। क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हम देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, कई बार वर्ब के बाद भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब का तरीका है। ये जरूरी नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब है वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, आईएनजी वाले फॉर्म में आती है। तो ये जो लॉजिक होगा कुछ ना कुछ ग्रामर का, वो आपको सिखाया जाएगा। अब जैसे मान लो आपने कोई वर्ब ले ली, जैसे कि हमने ले लिया ब्रेक। अब ब्रेक के बाद में वो ऑफ भी यूज कर सकता है, डाउन भी यूज कर सकता है ना, ब्रेक अप भी यूज कर सकता है, ब्रेक थ्रू यूज कर सकता है। इस तरीके से हमारे जो ब्रेक माने तो आप जानते हैं तोड़ना होता है। अब लेकिन कई बार ऐसा होगा ब्रेक का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में भी सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या परफेक्ट का है। लेकिन वर्ब तो पता होती है, लेकिन ब्रेक ऑफ, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, ब्रेक थ्रू, और ये बहुत सारे मतलब उसके बदल जाते हैं। जैसे लुक एट, लुक ओवर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, तो मतलब बदल जाता है। लुक फॉर किसी भी चीज को सर्च करना, लुक एट किसी पर चीज को ध्यान से देखना, तो ये मतलब बदल जाता है। तो इसमें भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, देख रहे हैं आप, प्रीपोजिशन ही सबसे ज्यादा भरा हुआ है। तो इसमें भी आपको फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन मिलेगा आपको। उसके बाद में क्वेश्चन टैग क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये काफी मतलब जो पिछले पेपर्स हैं उनमें काफी क्वेश्चन टैग्स के मिलते हैं। तो टैग्स हो सकता है या कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, या कह सकते हैं क्वेश्चन टैग का पूरा। अब क्वेश्चन टैग बिल्कुल इजी हुआ करता है कि जैसे कोई भी सेंटेंसेस दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स क्या हो सकते हैं, ये है आपका। तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा आपको बता देते हैं कि कोई भी सेंटेंस जैसे मान लो दिया गया, ये दिया गया, ही इज अ डॉक्टर, इस तरीके से कॉमा लगाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क ऐसे दे देते हैं, और फिर उसके बाद में 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन दे देते हैं। अब जैसे इसमें जो वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, उस चीज को ले लेते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट जो है उसको हमने लिख दिया, तो इजंट ही, इस तरह का ये क्वेश्चन टैग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम इस तरह के क्वेश्चंस आता हो। क्वेश्चन का लेवल अच्छा हुआ करता है, सेंटेंसेस में पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कई बार कि जिस आदमी को ये नहीं पता कि प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है या परफेक्ट का है, या इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार हार्डली, स्कैर्सली, इस तरह के सेल्डम, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन लगातार ऑब्जर्वेशन में है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मिले। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन कुछ मायने में देखा जाता है कि कंजंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंजंक्शन इन द सेंस चाहे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या कोरिलेटिव हो गया जैसे, तो कंजंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि कंजंक्शन का चैप्टर एक्चुअली नहीं कहते, उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का एक चैप्टर हुआ करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंसेस है या सिंपल सेंटेंसेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके लिए देन है ना, और, नॉर, एंड या नॉट ओनली बट आल्सो या वेदर, WH टाइप या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि बहुत ही ज्यादा हुआ है, 200 या 250 ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है या जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जो हमारी जो टीम है या हम लोग जितने भी लोग हैं आपको ऐसा मैटर देंगे कि आपका इसी मैटर से आपका सिलेक्शन या जो भी क्वेश्चंस हो, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन वो नहीं मिलेगा तो आपको उस तरह का पैटर्न जरूर मिलेगा कि हाँ ये पैटर्न हम लोग ने पढ़ा था, यू कैन इजिली डन इट, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए हमारे टोटल क्वेश्चन आप देख लेंगे। देखिए सिनोनिम्स है जो कि सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा, एक बार फिर से बता देते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए एंटोनिम्स के, वो भी सेंटेंसेस में आएंगे। एरर असाइनमेंट ग्रामर पे बेस्ड होता है। उसके बाद में इडियम्स एंड फ्रेजेस, सबसे अच्छी बात ये भी सेंटेंस में यूज किया जाएगा। और उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट खुद होते हैं, तो उन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको एक शॉर्ट वर्ड या टेक्निकल वर्ड बताना होता है, वो ऑप्शंस में दिए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग को ग्रामर पे डिस्कस करें। तो ग्रामर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पूरा ग्रामर आपको नहीं पढ़ाएंगे या नहीं डिस्कस करेंगे। ग्रामर में क्या करेंगे, कुछ 100 गोल्डन रूल्स हैं। हम जब 100 गोल्डन रूल्स आपको बता दें, उसके बाद आपका पेपर या आपके क्वेश्चंस अगर ना निकले तो उसके बाद की बात अलग है। लेकिन हम लोग की जो कोशिश है वो आपको ऐसा मैटर देने की है कि आप एक बार उसको इजीली पढ़ लीजिए और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। ये तो मेहनत आपकी भी होगी कि हाँ मैं कितनी तरीके से या कितनी टाइम में, कम समय में कितना ज्यादा में पढ़ना है, या वो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये सब ग्रामर पे बेस्ड होगा, वो भी मैंने बता दिया। प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, कंजंक्शन और क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे। तो हम लोग का ये डिटेल या टॉपिक का सिलेबस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बता दिया, और जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज का मैटर या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है आपको मैं ही सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों हमारा ये जितना भी मटेरियल या जितने भी हम लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, हम लोग का बेस्ट से बेस्ट देने का आपके लिए है। मोटिवेशन रहेगा, हमेशा हेल्प रहेगी, आपको इंस्पायर भी करेंगे। ये सारी की सारी चीजें, कभी भी आप कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये डिस्कस किया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक टॉपिक वाइज पहले वोकैबुलरी हो गया, जैसे कि सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद में ग्रामर। इस तरह से हमारा टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।